इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही पाकिस्तान का फेमस केस अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस केस के बारे में आपको बताऊं, एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है ना दोस्तों, तो वहाँ पे अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। अदालतें आज़ाद होंगी तो क्या होगा, मुल्क में इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आज तक यानी 76 ईयर गुजर चुके हैं, आज तक अदालतें जो है ना वो उस तरह आज़ाद नहीं है। और हमारे यहाँ अक्सर जो है ना अदालतों के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, और इवन के जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगता है, हुकूमत को ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो जजेस को प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको तंग करते हैं कि वो उनकी पसंद का कोई फ़ैसला दें। सो ये हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। सो इस हवाले से ये केस है ना, अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान, ये इसलिए बहुत फेमस है कि इस केस के अंदर 1996 के अंदर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है, उसके ऊपर सवालात उठाए गए थे और कुछ सुनहरी असूल उन्होंने वाज़ेह किए, ठीक है? किसी भी अदालत के अंदर, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, अगर कोई हुकूमत या कोई भी इदारा या कोई भी शख़्स अपनी पसंद का कोई जज अपॉइंट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो उस जज से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहता है। अगर हुकूमत इन्वॉल्व हो जाएगी जजेस के अपॉइंटमेंट में, तो फिर वो अदलिया तो आज़ाद नहीं रहेगी ना। सो अदालतों को, जुडिशरी को हमने हमेशा एग्जीक्यूटिव से अलग ही रखना है, ताकि वो आज़ाद होके और इंडिपेंडेंट होके अपना काम करे, और तभी जाके कोई इंसाफ होगा, तभी जाके कोई रूल ऑफ लॉ की बात होगी। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि वो जो जजेस होंगे बेचारे, वो उनके कहने के ऊपर ही जो है ना वो फैसले देंगे, ठीक है? जजेस उनके पपेट बन जाएँगे। सो इस केस के अंदर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार था ना, उसको वाज़ेह किया गया था। हालाँकि आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद था उस टाइम, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने सवालात उठाए। उन्होंने कहा, यार ये जो तरीक़ेकार है ना जजेस के अपॉइंटमेंट का, ये इसमें ना बहुत सारी खामियाँ हैं, ये बहुत कमज़ोर है। क्योंकि और बहुत सारे लोगों ने ये तक इल्ज़ाम लगा दिया कि यार जजेस की जिस तरह अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है ना, इसमें ना जो हुकूमतें होती हैं, ज़ाहिर बात है हुकूमत में कौन होता है, प्रेसिडेंट वगैरह, ये ज़ाहिर सियासी लोग होते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी के लोगों को इंडक्ट करते हैं जुडिशरी के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो फिर आगे चल के उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेते हैं, और इससे फिर क्या होता है कि मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, और वो जजेस जो हैं, वो जो जुडिशरी है वो आज़ाद नहीं रहती, और उससे फिर मुल्क का पूरा सत्यानाश हो जाता है। सो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इस केस के अंदर फिर मज़ीद क्या हुआ था। अच्छा जी, सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि यार हुआ ये था कि 1996 के अंदर, 1996 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की जो वैकेंसी थी वो खाली हो गई। यानी एक जज था, वो परमानेंट उसकी वैकेंसी खाली हो गई। अब जज की वहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी थी क्योंकि सीट खाली हो गई थी। तो क्या हुआ कि उस वक़्त जो चीफ़ जस्टिस थे हाई कोर्ट ने, उन्होंने उस वक़्त के जो प्रेज़िडेंट थे सदर, उनके साथ कंसल्ट किया, उनके साथ मशवरा किया, उनको कहा कि सर आप इस बंदे को जो है ना जज लगा दें। उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजी। जो प्रेसिडेंट सदर ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं जी, मैं नहीं ये लगाऊंगा। बल्कि आगे चल के प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कोई और बंदा ना वहाँ पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है? तो बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं, 30-35 जजेस काम कर रहे होते हैं, तो एक वैकेंसी खाली हो गई थी, परमानेंट वैकेंसी। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे उस टाइम, जो बड़े चीफ जज होते हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट को कहा कि हुजूर आला, ये इस शख्स को आप अपॉइंट कर दें, वैकेंसी खाली हो गई है। तो चीफ उस वक्त के जो प्रेसिडेंट है, उसने कहा नहीं जी, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी का लगाऊंगा, और उन्होंने फिर क्या किया कि अपने ही मर्ज़ी का कोई शख्स जो है ना वहाँ पे जज लगा दिया, ठीक है? यानी ये एक मामला हुआ था। इस मामले को ना देख के ना एक शख्स था, एक वकील था, जो अल जिहाद ट्रस्ट केस का जो है ना वो एक हेड था, अल जिहाद ट्रस्ट का वो एक हेड था, और वो उस मामले को देखता था। उसने क्या किया, उसने जाके ना एक रिट फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है? और वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल दरख्वास्त थी आर्टिकल 184(3) के तहत। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रहे, जब भी हम आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरख्वास्त दायर करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दरख्वास्त कोई इसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट से होगा, या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की होगी। जब कोई भी ऐसा मामला जिसका ताल्लुक आवाम से हो, या जिसका ताल्लुक आपके हो, यानी कि फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हकूक़ से हो, तो आप आर्टिकल 184(3) के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है जी? सो उस वकील साहब ने भी ना आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, और उसने कहा कि यार ये जो
जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है ना ये गलत है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये जो जज की जो अपॉइंटमेंट थी उसको चैलेंज किया, और साथ में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, जब कोई चीफ जस्टिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, छुट्टियों पे होता है या बाहर चला जाता है, तो उसके गैर मौजूदगी में कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाता है जो सीनियर मोस्ट होता है, उसकी अपॉइंटमेंट के पर भी उसने सवालात उठाए। उसने कहा कि यार ये जो जजेस लगाए जाते हैं ना, ये जनाब सियासी बुनियादों पे लगाए जाते हैं, पॉलिटिकल रीज़न के लिए लगा लिए जाते हैं, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाए जाते हैं। इसके अंदर आइन को फ़ॉलो नहीं किया जाता, कानून को फ़ॉलो नहीं किया जाता। ठीक है? तो सिंपल बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की वैकेंसी खाली हुई, ठीक है? और उस वक़्त प्रेसिडेंट ने अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे एक जज लगा दिया। उसको जनाब एक शख़्स ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख़्वास्त देके चैलेंज किया। उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट ने जिस बंदे को लगाया, गलत तरीके से लगाया है, और ये जो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार बताया गया है आइन के अंदर, ये उस तरह नहीं है जिस तरह से इस सदर ने अपनाया है। ठीक है? उसने इसको चैलेंज कर दिया। मज़ीद उस रिट के अंदर मज़ीद क्या इश्यू था, अब मैं आपको मज़ीद ज़रा टेक्निकल बताता हूँ। असल में उस रिट के अंदर, उस दरख़्वास्त के अंदर उसने कहा कि जो आर्टिकल 177 और 193 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के अंदर 2 आर्टिकल हैं, 177 और 193। 177 के अंदर लिखा गया है कि अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज अपॉइंट करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विथ चीफ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई वैकेंसी खाली होगी ना जज की, और अपॉइंट करना होगा जज, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। और इसी तरीके से जो दूसरा है आर्टिकल 193, उसमें ये लिखा गया है कि अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर जज की वैकेंसी खाली होती है और आपने हाई कोर्ट के अंदर कोई जज अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना, वो किससे कंसल्ट करेगा? एक तो उस सूबे का जो गवर्नर होगा उसके साथ कंसल्ट करेगा, मशवरा करेगा, चीफ जस्टिस से मशवरा करेगा जो हाई कोर्ट का होगा, और साथ में जो चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का, उससे भी कंसल्ट करेगा, यानी 3 बंदों से कंसल्ट करेगा। अब ये आइन के अंदर एक तरीक़ेकार मौजूद है। इस तरीक़ेकार के ऊपर ना इस रिट पिटीशन में ना एतराज़ उठाया गया। उसने कहा ये जो लफ्ज़ कंसल्ट है, प्रेसिडेंट कंसल्टेशन, इसका क्या मतलब है? मतलब कंसल्टेशन से मुराद क्या है? कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? कंसल्ट का मतलब क्या है? इजाज़त लेनी है, सिर्फ़ बताना है, मशवरा करना है, या इन्फ़ॉर्म करना है, इसका क्या मतलब है? तो इसको इसने चैलेंज किया, और उसने कहा कि ये जो तरीक़ेकार है ना, एक वाज़ह नहीं है, इसको इंटरप्रेट किया जाए। यानी कि उसने ख़ुसूसन ये जो वर्ड है ना कंसल्ट और कंसल्टेशन, कि प्रेसिडेंट जो है ना वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेगा, इस कंसल्ट को इंटरप्रेट किया जाए कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है? कि प्रेसिडेंट जो है ना चीफ जस्टिस की बात मानेगा, या जो चीफ जस्टिस जो उसको मशवरा देगा उसके ऊपर वो अमल करने का पाबंद होगा, या सिर्फ़ उसकी मर्ज़ी है बताए ना बताए, या वैसे फ़ोन पे बता दे कि भाई मैं फ़लाँ बंदे को जज लगा रहा हूँ, अपॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसको इसने चैलेंज किया। यानी इसने कहा कि ये जो तरीक़ेकार है ये क्लियर नहीं है, और इसके अंदर जो है ना अदालतों के अंदर, जजेस के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये जो सियासतदान हैं, ये जो हुकूमत के लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी मर्ज़ी के लोगों को इंडक्ट कर सकते हैं, और उससे फिर क्या होगा कि जो हमारी अदालतें होंगी वो आज़ाद नहीं रहेंगी। ठीक है जी। सो ये मैंने आपको एक केस बता दिया कि ये इशू था, और ये इस शख्स ने ये दरख्वास्त दी थी। अच्छा जी, अब इस केस का नाम क्या है? अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी केस साइटेशन है पीएलटी 1996 सुप्रीम कोर्ट 324, ये पेज नंबर है। और किस कोर्ट में ये केस चला था? सुप्रीम कोर्ट में चला था। कौन सी पार्टीज़ थी? 2 बंदे थे। एक तो वो जो वकील था जो अल जिहाद ट्रस्ट केस का हेड था, ठीक है, एप्लीएंट होता उसने एप्लीकेशन दी थी। और दूसरा था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो रिस्पोंडेंट था, जिसको रिस्पॉन्ड करना था। ठीक है? और इस केस को कितने जजेस ने? 5 जजेस ने इसको सुना था। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के जो थे सजाद अली शाह साहब, उसके बाद जस्टिस अजमल मियाँ, उसके बाद जस्टिस फ़ज़ल इलाही ख़ान, उसके बाद जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल, और उसके बाद जस्टिस मीर हज़ार ख़ान खुसरो। ये 5 जजेस थे जिन्होंने इस केस को सुना। चलो जी, अब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जब उस शख्स ने, वकील ने, वो दरख्वास्त दायर की थी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहले तो ना जो हुकूमत थी उसने ऑब्जेक्शन उठाया। उसने कहा कि भाईजान ये पहली बात ये है कि ये जो जिस बंदे ने ये दरख्वास्त दी है ना, ये आर्टिकल 184(3) की डोमेन में आती नहीं है, यानी कि ये इसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट से तो है ही नहीं, हैं? तो ये दरख्वास्त कैसे दे सकता है? ये तो पहला ऑब्जेक्शन उन्होंने ये उठाया है कि जिस तरीके से दरख्वास्त दायर की गई है, यानी उसने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया।
उसके ऊपर एतराज़ उठाया। लेकिन उस एतराज़ को ना सुप्रीम कोर्ट ने हवा में उड़ा दिया। उसने कहा कि क्योंकि जो आर्टिकल 18 है ना सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हर शख्स को जो है ना वो भरपूर आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से अच्छे से कमाए, ठीक है? और वो अपना जो है ना गुज़ारा करे उसको, और वो अपने प्रोफ़ेशन के साथ काम करे, सिंसियरिटी के साथ काम करे, जो भी उसका प्रोफ़ेशन है उसके ज़रिए अपना गुज़र सफ़र करे, ठीक है? और क्योंकि जो एक वकील होता है ना उसका प्रोफ़ेशन है वकालत करना, और उसके साथ जजेस जो है ना वो भी जुड़े होते हैं, जजेस का किरदार भी जुड़ा होता है। सो अगर जज कोई जो है ना कंप्रोमाइज़्ड होगा, अगर जज आज़ाद नहीं होगा, किसी का पपेट या पट्टू होगा, तो फिर वो जो वकील है वो उसके केसेस तो हमेशा ख़राब रहेंगे। तो इस वजह से बेचारा जो वकील है उसका जो प्रोफ़ेशन है, उसका जो कमाने का गुज़र सफ़र का जो तरीक़ेकार है उसमें मसला हो जाएगा। यानी कि वो बेचारा फिर कभी भी सही तरीके से नहीं कमा सकेगा और हमेशा केसेस हारता रहेगा। ठीक है? तो उसने कहा कि भाईजान उस आर्टिकल 18 के तहत तो ये जो है ना पिटीशन जो है ना, ये हम इसको रद्द नहीं करेंगे, हम इसको सुनेंगे। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद जो फेडरेशन ने आर्गूमेंट दिए, यानी वो वकील ने क्या एतराज़ उठाया? उसने ये एतराज़ उठाया कि यार ये जो जजेस का जो तरीक़ेकार है ना अपॉइंटमेंट करने का, ये सही नहीं है। इसमें जो लफ़्ज़ कंसल्ट है, कंसल्टेशन है, इसका पता नहीं क्या मतलब है, इसको ज़रा वाज़ेह किया जाए। जो प्रेसिडेंट है वो चीफ़ जस्टिस को मशवरा करता है या उसकी बात मानता है या सिर्फ़ उसको सुनाता है, क्या करता है ये क्लियर नहीं है। तो सर उस सूरत में जो फेडरेशन है ना उसने अपने आर्गूमेंट दिए। उसने 3 पॉइंट्स सामने पेश किए, अदालत के सामने रखे। उसने सबसे पहले तो ये कहा कि भाईजान जो जज की अपॉइंटमेंट है ना, ये प्रेसिडेंट की एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ये उसके आइन ने उसको दिया है, ठीक है? तो ये जज के पास ये यानी प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है, ये प्रेसिडेंट की पावर है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो है ना प्रेसिडेंट का काम सिर्फ चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, यानी उससे मशवरा करना है, उससे कोई इजाज़त नहीं लेनी। ये पॉइंट बड़ा अहम है, आपने नोट करना है कि प्रेसिडेंट ने जब भी किसी बंदे को जज लगाना है, अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट में, तो उसने जो चीफ जस्टिस से क्या करना है, सिर्फ कंसल्ट करना है। कंसल्ट का मतलब सिर्फ मशवरा करना है, उसको उससे इजाज़त नहीं लेनी। एक ये चीज़, दूसरा ये है कि जब कोई जज अपॉइंट हो जाता है उसके बाद वो एक ओथ लेता है, हलफ़ लेता है, तो ओथ और हलफ़ लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। उससे पहले अगर वो उसको कोई भी अपॉइंट करे, किसी का भी वो बंदा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी प्रेसिडेंट साहब किसी भी बंदे को जज लगा लें, लेकिन वो जज जब ओथ लेगा तो वो ऑटोमेटिकली आज़ाद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपने मन की सुनेगा और वो कानून के मुताबिक फ़ैसले देगा। ये किसके आर्गूमेंट थे? ये जनाब हुकूमत के आर्गूमेंट थे। किसके मुकाबले में? यानी वो जो शख़्स था, जो वकील था जिसने ऑब्जेक्शन उठाया था कि यार ये जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है ये समझ नहीं आ रहा, इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट है और प्रेसिडेंट साहब जो है ना सियासी बुनियादियों के ऊपर ना लोगों को जज अपॉइंट कर रहे हैं, जो गलत है। इससे जो है ना अदलिया हमेशा आज़ाद नहीं रहेगी। लेकिन हुकूमत ने 3 पॉइंट सामने रखे। पहला तो उन्होंने ये बताया कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, वो अपॉइंट कर सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, उससे मशवरा करना है, उससे इजाज़त नहीं लेनी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जज जब भी कोई लग जाता है और जब वो अपना ओथ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हाँ जी, भाई वाह! तो ये भाईजान इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए। तो जब इन्होंने ये अपना जवाब या आर्गूमेंट दिए ना हुकूमत ने, उस वक़्त की हुकूमत ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला क्या दिया, उस वक़्त चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह, उन्होंने जब जो पिटिशनर है ना उसके हक़ में फ़ैसला दिया। यानी जो अल जिहाद ट्रस्ट का जो हेड था ना वो वकील भाई, उसके हक़ में फ़ैसला दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वर्ड कंसल्टेशन है ना, इसकी इन्होंने इंटरप्रिटेशन की। ये जो वर्ड था ना आर्टिकल 177 और 193 के अंदर कंसल्ट करना, इसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की। उन्होंने इंटरप्रिटेशन में ये बताया कि भईजान कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है ना, जो प्रेसिडेंट और जो चीफ जस्टिस के बीच में होता है, एक तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका कोई मतलब निकले, कोई मकसद निकले और कोई पर्पज़ होना चाहिए, और दूसरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यानी इसमें सिर्फ़ जो
प्रेसिडेंट है ना, वो सिर्फ उसको बताए ना कि मैं फलां बंदे को जज लगा रहा हूँ, बल्कि उसमें एक मीनिंगफुल हो, पर्पस हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो जो कंसल्टेशन है वो एक भरपूर हो, उसमें अच्छी खासी डिबेट होनी चाहिए, बहस मुबाहिसा होना चाहिए, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट जो है ना किसी बंदे को जज लगाए। अच्छा जी, दूसरा ये उन्होंने बताया कि द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट एनी पर्टिकुलर नेम प्रपोज्ड बाय द चीफ जस्टिस। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर कोई नाम प्रपोज कर रहा है और प्रेसिडेंट को चाहिए कि उसको कबूल करे। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट है, एक लेमैन है, उसको क्या पता जजेस की क्या काबिलियत होनी चाहिए, वो तो जो मुतलका जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको पता होता है। हाँ, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता भी है, अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट करता भी है, तो फिर उसको उसने उसने रिटन में ऑब्जेक्शन बताने हैं, रिटन में लिख के बताना है कि मैं इस चीफ जस्टिस की इस प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा, द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस वाज मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दिस डिड नॉट मीन दैट ही कुड एक्सरसाइज दिस पावर इन अ रैंडम मैनर। उन्होंने कहा ठीक है, जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो वो जो ख़त निकलता है ना अपॉइंटमेंट का, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट के नाम से ही जारी होता है, यानी प्रेसिडेंट एक्चुअली उसको ना अपॉइंट कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब जो ना रेंडमली मुंह उठा के किसी भी एरे गेरे को उठा के जज बना दें। ठीक है, तो अगर उन्होंने जज लगाना है किसी को, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस का जो नाम आएगा उसको कंसीडर करना है। अगर वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर रिटर्न में बताना है कि भाई साहब मैं इस बंदे को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा कि ये इनके पास कोई पावर नहीं है कि वो रैंडमली किसी भी बंदे को जज लगा दें। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया अल जिहाद ट्रस्ट केस में। तो इसमें जो आर्टिकल 199 और 177 और 193 के अंदर जो कंसल्ट और कंसल्टेशन का जो वर्ड था ना, जो प्रोसेस था, उसको इन्होंने जनाब थोड़ा इंटरप्रेट करके वाज़ेह कर दिया। उसके बाद जनाब उन्होंने मज़ीद कुछ रूल्स जो थे ना वो सेटल कर दिए। वो रूल्स क्या थे? वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से थे। सबसे पहले है परमानेंट जज। अगर परमानेंट जज किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगेगा तो उसका तरीक़ेकार उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा, इफ़ अ परमानेंट सीट ऑफ चीफ जस्टिस और अदर जजेस बिकम वैकेंट एट द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट शुड बी फिल्ड विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर कोई परमानेंट सीट खाली होती है चीफ जज की, तो उसको 30 दिन के अंदर आपने फिल करना है। लेकिन अगर कोई किसी जज की डेथ हो जाती है या कोई अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस केस में फिर आपके पास 90 दिन है। ठीक है, या तो 30 दिन के अंदर आपने परमानेंट सीट अगर कोई खाली होती है जज की तो वो फिल करनी है। अगर लेकिन जज कोई मर गया या उसने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तो उस सूरत में आपके पास 90 दिन है। 90 दिन के अंदर अंदर आपने जो परमानेंट जज है ना वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे भी वैकेंसी खाली हुई है वहाँ पे लगाना है। दूसरा उन्होंने जो असूल वाज़ेह किया वो था एक्टिंग जज। अब एक्टिंग जज क्या होता है? यार आम तौर पे ना जैसे चीफ जस्टिस है, जैसे पाकिस्तान का है, तो आम तौर पे वो छुट्टियों के लिए बाहर चले जाते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं होते, मुल्क से बाहर होते हैं या बीमार होते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो सीनियर मोस्ट जो जज होता है ना, उस अदालत का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, वो एज ए एक्टिंग जज काम करता है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जो एक्टिंग जजेस होंगे ना सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर जनाब हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो एक्टिंग है, वो तो कुछ दिनों के लिए बनाए गए हैं। वो जनाब परमानेंट चीफ जस्टिस तो नहीं है ना। अब जैसे ही हमारे यहाँ ये हुआ था कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त काज़ी साहब, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो सीनियर मोस्ट जज थे ना, वो सरदार तारिक साहब कुछ दिन पहले, तो उनको वो एज ए एक्टिंग जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। तो उनके लिए ये कहा गया कि ये जो एक्टिंग जजेस होंगे ना, जो टेम्परेरी तौर पर जो बनाए जाते हैं चीफ जस्टिस, ये भाई जजेस की अपॉइंटमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी अगर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो छुट्टियों पे बाहर चला गया है, तो उसकी जगह कोई सुप्रीम कोर्ट का जज एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं लगेगा, बल्कि उस हाई कोर्ट में से ही जो मोस्ट सीनियर बंदा होगा हम उसको ही एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाएंगे। ओके जी। उसके बाद उन्होंने एडहॉक जजेस, जो टेम्परेरी जजेस होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट का भी उन्होंने जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, जो सीनियर जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना, उनको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडहॉक जज लगा सकते हैं। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में आपको एडहॉक जज लगाने हैं जो टेम्परेरी होते हैं। बाज़ औक़ात केसेस बढ़ जाते हैं तो आपको टेम्परेरी तौर पे कुछ जजेस लगाने होते हैं, तो वो आप कहाँ से लेंगे? वो आप हाई कोर्ट से लेंगे, और हाई कोर्ट्स की जो सबसे सीनियर जजेस हैं उनको आप एज ए एडहॉक जज लगाएंगे। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा, कोई भी रिटायर्ड जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का,
आप उसको भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लगा सकते हैं अगर उसकी रिटायरमेंट का जो टाइम था वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। मिसाल के तौर पर अभी अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायर होता है और वो अभी उसकी रिटायरमेंट के 3 साल पूरे नहीं होते, तो उसको दोबारा भी आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं एज़ अ एड हॉक जज, टेम्परेरी जज, परमानेंट नहीं टेम्परेरी, ठीक है। और दूसरा, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ ही इज़ अंडर 65 ईयर्स ओल्ड। और दूसरा ये कि अगर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, ठीक है ना, और उसकी उम्र जो है ना 65 साल से नीचे है, तो उसको भी आप एज ए एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। एड हॉक का मतलब है टेम्परेरी। दूसरा, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इफ नेसेसरी। दूसरा है कि चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो प्रेसिडेंट से जो है ना अप्रूवल लेके जजेस जो एड हॉक जजेस हैं उनका नंबर भी बढ़ा सकते हैं। सो जो एड हॉक जजेस होते हैं दोस्तों, ये टेम्परेरी जजेस होते हैं। बाज़ औक़ात बर्डन बढ़ जाता है या कोई ऐसा मामला होता है, तो आपको कुछ टेम्परेरी जजेस आपको इंडक्ट करने पड़ते हैं। तो ये एड हॉक जजेस का जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया, एक तो ये है कि जो सीनियर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज लगा सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कोई भी रिटायर्ड जज जो होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी रिटायरमेंट को अभी 3 साल नहीं हुए, आप उसको भी एड हॉक जज यानी टेम्परेरी जज लगा सकते हैं। और दूसरा, कोई भी हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है जिसकी उम्र 65 साल से कम है, आप उसको भी एज ए एड हॉक जज लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरा, अगर एड हॉक जजेस के नंबर जो आपने इंक्रीज़ करने हैं, तो वो जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट से इजाज़त लेके वो नंबर भी बढ़ा सकता है। सो दोस्तों, ये था हमारा सॉरी, अभी एक और पॉइंट है यार, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। इसमें ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया इस केस के अंदर, एक और असूल वाज़ा किया लोग जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से। उन्होंने कहा कि ए परमानेंट चीफ जस्टिस कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, यानी कोई भी जो परमानेंट चीफ जस्टिस होता है ना हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इफ़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ टू बी ट्रांसफर टू एन अदर हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस पाकिस्तान एंड द चीफ जस्टिस कंसर्निंग हाई कोर्ट्स। दूसरा कि अगर एक हाई कोर्ट के जज को अपने किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो प्रेसिडेंट ने मुतलका जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होंगे उससे वो मशवरा करेंगे। लेकिन कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बताना है, ठीक है। और हाँ, अगर कंसल्टेशन, अगर वो जज आपने सिर्फ 2 साल के कम अरसे के लिए ट्रांसफ़र करना है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज है, उसको आपने सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है और सिर्फ 1.5 साल के लिए या 2 साल के कम अरसे के लिए ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें फिर प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं, प्रेसिडेंट उसको वैसे ट्रांसफ़र कर देगा। और दूसरा, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू पनिश हिम। अच्छा, बाज़ औक़ात पहले ये होता था कि जजेस को ना सज़ा देने के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आज भी ब्यूरोक्रेसी में या सरकारी जॉब्स में क्या होता है, सरकारी जॉब में यही होता है ना कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट को या सरकारी अफसर को सज़ा देनी है, तो उसको दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र कर देते थे। हम अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं कि अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर मुंबई में काम करता है ना, तो उसको सज़ा देने के लिए राजस्थान में जनाब ट्रांसफ़र कर देते थे। तो जनाब, आपने अगर किसी जज को पनिश करना है, तो उसका ये तरीक़ेकार नहीं है कि आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी उन्होंने ट्रांसफ़र का इस तरीके का जो तरीक़ेकार है सज़ा देने के लिए ट्रांसफ़र करना, इसको भी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। सो दोस्तों, ये था हमारा अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996। ये लैंडमार्क जजमेंट थी। इसके अंदर हमें जजेस की जो अपॉइंटमेंट के जो है ना कुछ असूल उन्होंने वाज़ेह कर दिए, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। और खुसूसन आर्टिकल 177 और 193, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार बताया गया है, और उसके अंदर जो वर्ड है कंसल्ट और कंसल्टेशन, उसको उन्होंने अच्छे से इंटरप्रेट किया, ठीक है। सो इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए भी माना जाता है कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका कितना किरदार होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात उससे पहले जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्रेसिडेंट की तरफ से, वो अमल दखल ज़्यादा था, उसका ज़्यादा किरदार होता था, अपनी मर्ज़ी करता था, कंसल्टेशन सही नहीं करता था। लेकिन इस फैसले के बाद वो जो प्रेसिडेंट साहब थे या हुकूमत है, वो फिर अच्छे से कंसल्टेशन करते थे, यानी कि वो जो प्रोसेस है ना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई और उनके ट्रांसफ़र के अंदर भी एक तरीक़ेकार हमारे सामने वाज़ेह हो गया। सो इसीलिए दोस्तों, ये बहुत मशहूर केस है, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है और होपफुली आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो मैंने मटेरियल पुट किया ये इनफ है आपके लिए, आपने एग्ज़ाम में इतना ही लिखना है, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।